देखिए आपका सीआरपीसी चल रही है और एफआईआर के बारे में एक एक छोटी छोटी बातें आपको बताई जा रही हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कंपटीशन की दृष्टि से। आइए देखा जाए अगला कि संज्ञेय अपराध की जो इत्तिला होगी वह थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाएगी। अब समस्या ये आती है कि थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा, तो इसका उल्लेख या इसको डिफाइन किया गया है और सीआरपीसी की धारा 2 में इसे परिभाषित किया गया है। यानी कि थाने का भार साधक अधिकारी कौन होगा, इसकी परिभाषा 2 में दी गई है। बस एक लाइन यहाँ याद रखना है, यदि थाने के भार साधक अधिकारी से भिन्न किसी अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को ऐसी सूचना दी जाती है तो वह एफआईआर नहीं मानी जाएगी, यानी कि वह एफआईआर अवैध होगी। ये सतर्क रहना है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ वह ये बनता है कि आखिर किस थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी सूचना दी जाएगी। तो आपका ये जवाब रहेगा कि भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी सूचना दी जा सकती है, यानी कि एफआईआर भारत के किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है। अब अगला पॉइंट बनता है कि जिस थाने के क्षेत्राधिकार के अंदर अपराध घटित हुआ है, यदि उस अपराध की सूचना उससे भिन्न थाने में दी जाए तो जो एफआईआर दर्ज की जाती हैं दूसरे थाने में या भिन्न थाने में, उसको एक नाम दिया जाता है और वह नाम है जीरो एफआईआर। याद रखिए, जीरो एफआईआर या नील एफआईआर या शून्य एफआईआर। तो अगर कोई पूछे कि जीरो एफआईआर क्या है, नील एफआईआर क्या है, शून्य एफआईआर क्या है, तो आप बताएंगे कि जिस थाने के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत घटना घटित हुई है, यदि सूचना संज्ञेय अपराध की उससे भिन्न थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती हैं और वह एफआईआर दर्ज करता है, तो एफआईआर ही वह है, लेकिन उसको शून्य या जीरो या नील एफआईआर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे एफआईआर को नील या जीरो एफआईआर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर तो दर्ज करता है, लेकिन आपका जो एक क्राइम नंबर होता है अर्थात जो अपराध संख्या होती है उसको नहीं लिखता और एफआईआर दर्ज करने के बाद वह क्षेत्राधिकार वाले थाने को वह एफआईआर अंतरित कर देता है, भेज देता है। और जिस थाने की एरिया में अपराध हुआ है वह थाना अध्यक्ष या थाने का भार साधक अधिकारी जब एफआईआर उसके पास आ जाती है तो उस पर क्राइम नंबर या अपराध संख्या दर्ज करता है। समस्या आपकी सुशांत सिंह के केस में आई, यानी कि सुशांत सिंह का जो मृत्यु हुई उस केस में एक समस्या सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और आपका उस समस्या को देखिए और तब और अधिक आपका
जीरो एफआईआर पर आया जाए। सुशांत सिंह की मृत्यु बॉम्बे में हुई और उनके पिता ने आपका पटना के थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना दी और वहां एफआईआर दर्ज की गई। अब बॉम्बे पुलिस कह रही थी कि यह एफआईआर जीरो एफआईआर है, अतः ये हमारे यहाँ ट्रांसफ़र की जाए। और पटना पुलिस कह रही थी कि यह जीरो एफआईआर नहीं है। मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। उच्चतम न्यायालय ने इसे जीरो एफआईआर नहीं माना और कहा कि मृतक पीड़ित यानी कि पीड़ितों द्वारा पीड़ित जहां रहता है, अगर वहां अब एफआईआर दर्ज करा देता है तो उसे जीरो एफआईआर नहीं माना जाएगा, रेगुलर एफआईआर ही माना जाएगा। यानी कि थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या से इसमें संशोधन हुआ है। पीड़ित जहां रहते हैं, अगर पीड़ित यानी कि माता पिता गार्जियन अगर उस स्थान पर वे लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उसे जीरो एफआईआर नहीं माना जाएगा। ये आपका स्पष्ट रूप से हमारे उच्चतम न्यायालय ने रिया चक्रवर्ती बनाम अन्य के वाद में स्पष्ट रूप से बता दिया। आइए आपका देखा जाए, अगला पॉइंट देखा जाए। जीरो एफआईआर जो सूचना दी गई वह थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है। इस बिंदु को हमने बताया। अब ऐसी सूचना या तो ओरल दी जा सकती हैं या रिटन में दी जा सकती हैं। तो पहले ओरल सूचना दिलवाया जाए, फिर रिटन में दिलवाया जाए। कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना मौखिक भी दे सकता है। अगर वह सूचना मुख से बोले गए शब्दों द्वारा देता है तो जिस भाषा में वह शब्द बोला है हूबहू उसी भाषा में एफआईआर लिखी जाएगी, क्योंकि एफआईआर शब्दशः लिखी जाती हैं, आपका चेंज करके नहीं। यानी कि जिस भाषा में वह अपनी बात बताया है उसी भाषा में एफआईआर को दर्ज किया जाएगा। जब सूचना मौखिक दी गई है तो एफआईआर दर्ज करने के बाद सूचनादाता को उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और पूछा जाएगा कि आपने यही बातें तो बताई हैं। अगर सूचनादाता उसमें कुछ संशोधन चाहता है कि नहीं हमने ये बात नहीं ये बताई, तो तुरंत उसमें संशोधन किया जाएगा। यानी कि तुरंत संशोधन हो सकता है यदि एफआईआर मौखिक अगर सूचना मौखिक दी गई है। दूसरा पॉइंट, यदि सूचना लिखित दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस लिखित को हूबहू एफआईआर के रूप में उतार लिया जाएगा। अब समस्या ये आई कि जो आपका मौखिक या लिखित सूचना दी गई है वह लिखी गई, यानी कि और आपका कौन ऐसी सूचना लिखेगा, फिर आपका कौन लिखेगा और लिखेगा तो किस रजिस्टर पर लिखेगा, ये सब बातें आपका आगे बताई जा रही हैं। देखिए, या तो थाने का भार साधक अधिकारी उस सूचना को स्वयं लिख सकता है, यानी कि थाने का भार साधक अधिकारी उस इन्फॉर्मेशन को उस सूचना को स्वयं लिख सकता है या अपने निर्देशाधीन किसी अन्य अधीनस्थ अधिकारी से भी
उस सूचना को लिखवा सकता है। यानी कि या तो थाने का भार साधक अधिकारी उस सूचना को स्वयं लिखे या अपने डायरेक्शन में किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी से उस सूचना को लिखवा सकता है। ये आपका पॉइंट है। अब यहाँ समस्या दो तीन उत्पन्न होती है, देखिए ध्यान से। जो ये सूचना लिखी जाएगी, ये सूचना, पहली समस्या ये उत्पन्न हुई कि कितने प्रतियों में लिखी जाएगी, कितने प्रतियों में लिखी जाएगी। दूसरी समस्या ये उत्पन्न होती है कि ये सूचना किस रजिस्टर पर लिखी जाएगी, किस रजिस्टर पर लिखी जाएगी। तीसरा आपका आया सूचना लिखने का प्रारूप क्या होगा, और सूचना शब्दशः लिखी जाएगी कि उसका सार लिखा जाएगा, और जब सूचना लिख ली गई तो उसका सार किस रजिस्टर पर दर्ज किया जाएगा। इसके लिए आपको जो पढ़ना है, तीन बातें चार बातें महत्वपूर्ण पढ़नी है कि सूचना कितने प्रतियों में लिखी जाएगी, तो 3 प्रतियों में, और आपका 3 प्रतियों में। इसको अच्छे से देखिए, यहाँ भी इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है, फिर एक बार इसको समझिए। जो एफआईआर दर्ज किया जाता है वह 3 कॉपी या प्रति में दर्ज किया जाता है। आपका 3 प्रतियों में दर्ज होता है। ये बात कहाँ बताई गई है? ये बात सीआरपीसी में नहीं बताई गई है, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 में बताई गई है। तीनों प्रतियां कहाँ कहाँ जाएंगी, ये भी हमें उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन ही बताएगा। तो जो फर्स्ट प्रति होगी वह अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। याद किए रहिएगा, फर्स्ट प्रति अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट को भेजी गई। जो सेकंड प्रति होती है वह 154 का क्लाज 2 तुरंत पढ़ लेना है। जो सेकंड प्रति होती है स्पष्ट रूप से सीआरपीसी की धारा 154 का क्लाज 2 ये बताता है कि वह प्रति सूचना दाता को दी जाएगी, अर्थात जिसने एफआईआर दर्ज कराया है, यानी कि वह प्रति सूचना दाता को दी जाएगी, तत्काल दी जाएगी और निःशुल्क, यानी कि बिना किसी फीस के दी जाएगी। ये क्वेश्चन झारखंड में बना था प्री में। दी जा सकेगी कि दी जाएगी? तो दी जा सकेगी नहीं, दी जाएगी। दी जाएगी मतलब कि आपका बाध्यकारी प्रावधान है, यानी कि सूचनादाता को हर हाल में एफआईआर की सेकंड प्रति दी जाएगी। सकेगी ना मारिएगा। तीसरी प्रति का क्या होगा? जो तीसरी प्रति होगी वह थाने के रिकॉर्ड का भाग होगी, यानी कि थाने में रखी जाएगी, यानी कि थाने के रिकॉर्ड का भाग होगी। वैसे उत्तर प्रदेश में व्यवहार में एफआईआर 4 प्रति में लिखी जाती हैं, और जो चौथी प्रति होती है उस एरिया के सीओ या सर्किल अफसर या सर्किल ऑफिसर को भेजी जाती हैं, यानी कि सीओ को भेजी जाती हैं। अब इसी बीच साइन करा दिया जाए। जो ये 3 प्रतियां हैं, इन पर ये भी क्वेश्चन बना है कि इन प्रतियों पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो तीनों प्रतियों पर अलग अलग पृथक पृथक
आपका सूचना दाता का हस्ताक्षर होगा, सूचना दाता का, और थाने के भारसाधक अधिकारी का। फिर एक बार अच्छे से याद रखिए, अभी क्वेश्चन आ चुका है प्री में। इन 3 प्रतियों पर एक साथ नहीं, कार्बन कॉपी द्वारा नहीं, तीनों प्रतियों पर पृथक पृथक हस्ताक्षर करने होंगे, और तीनों प्रतियों पर जो हस्ताक्षर होता है वह सूचनादाता का हस्ताक्षर होगा, या यदि सूचनादाता आपका हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो अपना अंगूठा चिन्ह लगाएगा तीनों पर अलग अलग, और आपका तत्पश्चात पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का हस्ताक्षर होगा, और उस थाने की तीनों प्रतियों पर मुद्रा लगेगी, यानी कि मोहर लगेगी। ये साइन भी हो गया। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि यदि सूचनादाता एफआईआर दर्ज करा दिया लेकिन हस्ताक्षर करने से या अंगूठा चिन्ह लगाने से इनकार करता है तो ऐसा सूचनादाता आईपीसी की किस धारा के तहत दंड का भागी होगा। तो ऐसा सूचनादाता आईपीसी की धारा 180 यानी कि आईपीसी की धारा 180 के तहत दंड का भागी होगा। यानी कि सूचनादाता द्वारा एफआईआर पर हस्ताक्षर न करने पर ऐसा सूचनादाता दंड का भागी होगा। तो दंड का जब भागी होगा तो आखिर किस धारा के तहत आईपीसी के, तो आईपीसी की धारा 180 के तहत, यानी कि आईपीसी की धारा 180 के तहत ऐसा सूचनादाता दंड का भागी होगा। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर जो एफआईआर होती हैं वह किस रजिस्टर पर दर्ज की जाती हैं, इसका प्रारूप क्या है, और एफआईआर शब्दशः दर्ज की जाती हैं या अक्षरशः दर्ज की जाती हैं, और इसका सार कहाँ लिखा जाता है। ये 4 क्वेश्चन और आपको बनते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है वह एक रजिस्टर है, और उस रजिस्टर का नाम है चिक रजिस्टर। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो एफआईआर दर्ज होती हैं वह चिक रजिस्टर पर दर्ज होती हैं, ये याद रखना है। प्रारूप क्या होगा, फार्म क्या होगा, तो आपका फार्म जो दिया गया है उत्तर प्रदेश में वह उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन 1861 में दिया गया है, और जो प्रारूप संख्या है या जो फार्म नंबर है वह आपका है 341। याद रखना है कौन सा प्रारूप संख्या है, 341। फिर आपको याद रखना है कि जो एफआईआर दर्ज होती हैं वह हूबहू होती हैं, यानी कि शब्दशः होती हैं, यानी कि शब्दशः होती हैं। और अगला क्वेश्चन ये आया कि जो एफआईआर चिक रजिस्टर पर दर्ज होती हैं उसका सार कहाँ लिखा जाता है, तो सार जीडी में लिखा जाता है, और जीडी का प्रावधान पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 44 में है। यानी कि एफआईआर का सार जो लिखा जाता है वह पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 के तहत जो जीडी हैं, जनरल डायरी, दैनंदिनी या रोजनामचा आम कहिए या स्टेशन डायरी कहिए या सामान्य डायरी कहिए या जनरल डायरी
स्टेशन डायरी, रोजनामचा आम उर्दू में कहा जाता है, तो एफआईआर की मुख्य मुख्य बातें उस डायरी पर आपका लिखी जाएंगी। तत्पश्चात आगे आइए, सार भी प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार आपका एफआईआर लिखने की प्रक्रिया कुछ हद तक समाप्त हुई। अब फिर एक कंसेप्ट बनाइए और कंसेप्ट बनाने के बाद आपका आगे बढ़ा जाए। देखिए कंसेप्ट बनाइए। पहले दो कांड आपका माने 154 का प्रोविजो पढ़ने से पहले आपका दो कांड देखना है। एक कांड आपका देखा जाता है दिल्ली का निर्भया कांड और दूसरा जम्मू कश्मीर का कठुआ कांड। दिल्ली में निर्भया कांड में आपने माने काफ़ी प्रसिद्ध कांड हैं और 4 अभियुक्तों को आपने देखा, मृत्यु दंड भी दिया गया कोरोना काल में ही, यानी कि 4 अभियुक्तों को अंत में मृत्यु दंड दिया गया। निर्भया के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी गई थी। फिर देश में आंदोलन हुआ और आंदोलन के बाद आपका कह सकते हैं कानून स्त्रियों के प्रति बदला। फिर 2018 ईस्वी में माने आपका फिर इसके बाद कठुआ कांड होता है और एक बालिका के साथ दुराचार किया जाता है, मर्डर किया जाता है और उस दौरान भी हंगामा हुआ और फिर 154 में संशोधन हुआ, यानी कि सीआरपीसी की धारा 154 में 2 बार अमेंड हो चुका है। एक 2013 में जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिश पर आपका निर्भया कांड के बाद और दूसरा 2018 में कठुआ कांड के बाद। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति बोलने में असमर्थ हैं या दुराचार की शिकार महिला हैं, वह अपनी बातें न तो लिखित रूप में कह सकती हैं न मौखिक रूप में, तो ऐसी दशा में उसकी बातों को इशारों द्वारा अगर कहती हैं तो इशारों द्वारा भी एफआईआर वह दर्ज करा सकती हैं। यानी कि वर्तमान समय में संकेत या इशारों द्वारा भी एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है, मौखिक या मुख से बोलकर भी और लिख कर भी। तो आइए प्रोविजो अब पढ़ा जाए। देखिए आपका प्रोविजो क्या बताता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है। परंतु यदि किसी स्त्री द्वारा जिसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 326 ए यानी कि 326 ए 326 बी यानी कि मुख्य रूप से एसिड अटैक, सेक्शन 354 ए बी सी डी या 376 ए 376 ए बी 376 बी 376 सी 376 डी या 376 डी ए या 376 डी बी या 376 ई या सेक्शन 509 यानी कि 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने या किए जाने के प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है और कोई इत्तिला दी जाती है, तो ऐसी इत्तिला किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी महिला अधिकारी द्वारा अभिलिखित की जाएगी। यानी कि इसका सार ये निकला कि कुछ अपराध ऐसे दिए गए हैं जो यदि महिलाओं के प्रति किए गए हैं और उसकी सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है, तो वह जो सूचना दर्ज की जाएगी वह महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी या किसी अन्य महिला
अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी, ये परंतु पहले में बताया गया है। फिर दूसरा परंतु देखिए, परंतु यह और की, यानी कि दूसरे परंतुक में 3 क्लाज दिए गए हैं। देखिए कह करके, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 354 आपका 354 ए बी सी डी 376 376 ए 376 ए बी 376 बी 376 सी 376 डी 376 डी ए 376 डी बी या 376 ई या सेक्शन 509 के अधीन किसी अपराध के किए जाने का या किए जाने का प्रयत्न किए जाने का अभिकथन किया गया है और अस्थायी या अस्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त हैं, यानी कि अशक्त हैं, चाहे अस्थायी या अस्थायी, मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त हैं, तो ऐसी इत्तिला किसी पुलिस अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति के जो ऐसे अपराध की रिपोर्ट करने की इच्छा करता है निवास स्थान पर और उस व्यक्ति के विकल्प के किसी सुगम स्थान पर यथा स्थिति किसी दुभाषीय या विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में अभिलिखित की जाएगी। यानी कि अगर वह व्यक्ति बोलने में असमर्थ है, चाहे अस्थायी या स्थायी रूप से, तो ऐसी दशा में अब नया कानून ये आया है कि ऐसी दशा में उसके घर जाकर या किसी सुगम स्थान पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और जो ऐसी एफआईआर होगी उसमें एक ट्रांसलेटर रखा जाएगा, दुभाषिया रखा जाएगा या विशेष प्रबोधक रखा जाएगा। विशेष प्रबोधक का मतलब कि ऐसा व्यक्ति रखा जाएगा जो उसकी बातों को, आपका उसके इशारों को समझ सके। भी देखिए, ऐसी इत्तिला के अभिलेखन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी, यानी कि जब ऐसी इत्तिला परंतु 2 वाली लिखी जाएगी तो इसकी वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। सी देखिए, पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 164 की उपधारा 5A के खंड क के अधीन किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस व्यक्ति का कथन यथासंभव शीघ्र अभिलिखित कराया जाएगा, यानी कि ऐसे अपराधों में पीड़िता का बयान होगा और 164 के तहत पुलिस अधिकारी जल्दी से जल्दी पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराएगा। 154 का क्लास 2 बता ही दिया गया है। अभी बताया गया कि एफआईआर की सेकंड प्रति जो होती हैं वह सूचनादाता को तत्काल एवं निःशुल्क दी जाएगी। तीसरा खंड देखिए, लास्ट खंड। तीसरा खंड ये है आपका कि यदि थाने का भार साधक अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो ऐसी दशा में आप डाक द्वारा ऐसी लिखित इत्तिला दे सकते हैं उस जिले के पुलिस अधीक्षक को, यानी कि एसपी को। और एसपी चाहें तो अगर एसपी को लगता है, पुलिस अधीक्षक को लगता है कि ये सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित है, तो या तो वह स्वतः अन्वेषण कर ले या उस थाने को दे दे या अपने अधीनस्थ किसी अन्य थाने के भार साधक अधिकारी को ये सूचना अभिलिखित करने का निर्देश
दे सकता है। एसपी स्वयं भी एफआईआर दर्ज कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है, या अपने अधीनस्थ किसी थाने के भार साधक अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने का यानी कि सूचना दर्ज करने का निर्देश दे सकता है। और इसमें एक सेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, 36, यानी कि जो सेक्शन आपको कवर करना है वह सेक्शन आपका है 36 यानी कि 36। सेक्शन 36 ये बताता है कि जो शक्ति किसी थाने के भार साधक अधिकारी को यानी कि एसएचओ को उसके थाने की सीमाओं के अंदर प्राप्त हैं, वे सभी शक्तियां उस क्षेत्र में जितने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होंगे उनको स्वतः प्राप्त होगी। यानी कि जो थानेदार को शक्ति है उस एरिया में जितने ऊपर के अधिकारी हैं वे शक्ति स्वतः उनको प्राप्त होगी, कहीं आपका उल्लिखित करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्री में भी कभी काल क्वेश्चन बनता है कि थाने का भार साधक अधिकारी यदि एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देता है तो क्या विकल्प है। तो विकल्प आपका 154 के क्लाज 3 में है कि आप एसपी के यहाँ जा सकते हैं और आप लिखित या मौखिक जो भी हो या डाक द्वारा अपनी सूचना एसपी को दे सकते हैं। ये भी आपका कई बार प्री में भी पूछा गया है। इस प्रकार आपका आज एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया बताई गई। अभी प्रक्रिया बताई गई, अभी 2-3 क्वेश्चन इसमें बचे हैं। अगला क्वेश्चन बचा है एफआईआर का एविडेंशियल वैल्यू। अगला क्वेश्चन इसमें बचा है विलंब से की गई एफआईआर। अगला क्वेश्चन बना है कब एफआईआर सारवान साक्ष्य मानी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि एफआईआर का निरस्तीकरण कैसे कौन कर सकता है। यानी कि अभी 4 क्वेश्चन एफआईआर से बचे हुए हैं जो आपका अगले टर्न पर पढ़ाया जाएगा। आपका क्लास समाप्त आज हो रही है, फिर अगले टर्न पर आपको और चीज़ें एफआईआर की